बेटा हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में आज पढ़ने जा रहे हैं फाइलेरिया, है ना। और फाइलेरिया एक हेलमिन डिसऑर्डर है। इसको फाइलेरिया या फाइलेरियसिस या इसी को एलिफेंटिएसिस बोलते हैं। एलिफेंटिएसिस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं समझा देंगे आपको ना। तो फिलहाल देखिए फाइलेरिया क्या होता है। तो फाइलेरिया का कॉजेटिव एजेंट कौन होगा? कॉजेटिव एजेंट। तो फाइलेरिया इज कॉज्ड बाय द हेलमिंथ बाय हेलमिंथ जिसका नाम होता है वुचरेरिया। वुचरेरिया की दो स्पीसीज हैं, या तो बैनक्राफ्टी या तो मलाय, MALAY, या तो बैंक्राफ्टी या तो मलाय। वुचरेरिया मलाय या वुचरेरिया बैंक्राफ्टी, ठीक है ना। इन दो स्पीसीज से फाइलेरिया होता है। और इसका वेक्टर कौन होता है? तो वेक्टर इसका जो है वेक्टर बाय बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, जो फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो होती है, अगर उसके सलाइवा में इसका लार्वा है तो अगर ये बाइट करेगी तो वो एक पर्सन दूसरे पर्सन में उसे ट्रांसमिट करती है। तो वेक्टर इसकी होती है बाय बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल क्यूलेक्स। ध्यान रखिए क्यूलेक्स है, एनोफ्लीज नहीं। एनोफ्लीज होता है इन केस ऑफ मलेरिया, तो ये क्यूलेक्स मॉस्किटो के द्वारा होगा। अच्छा दूसरी बात सर, इसका देखो इसका कोई स्पेशल इंक्यूबेशन पीरियड नहीं है। ये काटने के, फीमेल मॉस्किटो काटने के कई दिनों बाद इसके सिम्टम्स आने स्टार्ट होते हैं, फीवर होता है। इसका मेनली हम इंक्यूबेशन पीरियड की बात ही नहीं करेंगे। फिर हम बात करेंगे इसका साइट ऑफ एक्शन। साइट ऑफ एक्शन, ये कहाँ पे एक्ट करता है? तो देखो यूजुअली होता क्या बेटा कि ये मान लो कोई एक पर्सन है, ठीक है, समझ अपने ध्यान समझ लो, फिर इसको हम लोग क्लियर करते हैं। देखो ये मान लो कोई एक पर्सन है, ठीक ना। एक फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो ने इस पर्सन को पैर में यहाँ कहीं बाइट किया, ठीक ना। जब बाइट करती है तो इसके जो माइक्रोफाइलेरिया लार्वा होते हैं वो इसके ब्लड में इंट्रोड्यूस कर देती है। ये माइक्रोफाइलेरिया लार्वा ब्लड से होता है वो उसके लिम्फ वेसल्स में चला जाता है। और हम लोग को पता है कि जगह जगह पर लिम्फ नोड्स पाए जाते हैं लिम्फ के अंदर माइक्रोब को चेक करने के लिए। जैसे यहाँ पे लिम्फ नोड होगा, लिम्फ वेसल जाके यहाँ पे होगा, ग्रोइन रीजन में लिम्फ नोड्स होंगे, ठीक है ना। आगे जाकर के अम्बिलिकल जगह पर आपका लिम्फ नोड्स पाए जाएंगे, और ऊपर बढ़ेंगे तो सिस्टर्ना काइली से होते हुए ये जाकर के हार्ट में खुल जाएगा। वैसे हाथ का भी लिम्फ नोड यहाँ पर होगा, सर्वाइकल लिम्फ नोड गर्दन के आसपास होंगे, है ना। एक्सिलरी लिम्फ नोड जो होंगे कहाँ पे होंगे? आपके अपर लिम्ब के पास में होंगे, ठीक ना। अब फीमेल मॉस्किटो ने जब यहाँ पे बाइट किया है तो वो माइक्रोफाइलेरिया लार्वा जो होता है वो क्या करता है, इस लिम्फ वेसल्स में अंदर एंट्री करके वो चला जाता है आपके लिम्फ नोड में। और लिम्फ नोड में आइदर यहाँ पे या फिर ग्रोइन रीजन के लिम्फ नोड में वो ट्रैप हो जाता है, पकड़ लिया जाता है। और जब ग्रोइन रीजन या कहीं पर इन दोनों में किसी भी जगह पर वो ट्रैप जब हो जाता है तो वहाँ पर वो मरता नहीं है। यूजुअली बैक्टीरियाज को लिम्फ नोड में जो आपके WBCs होते हैं या जो मैक्रोफेजेस होते हैं या लिम्फोसाइट्स होते हैं वो उसे किल कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये माइक्रोफाइलेरिया लार्वा यहाँ पे सरवाइव करता है और अपनी साइज इंक्रीज करने लगता है। और जैसे जैसे वो साइज इंक्रीज करता है वो लिम्फ नोड ब्लॉक कर जाती है, पक्का। और जब लिम्फेटिक चैनल ही ब्लॉक कर गया तो ब्लड तो नॉर्मल जैसे था वैसे आ ही रहा था। ब्लड के वेन से ब्लड वापस जा रहा था, लेकिन जो कुछ बचा हुआ हिस्सा था जो लिम्फ के फॉर्म में जाता था वो लिम्फ ऊपर असेंड नहीं कर पाएगा। और जब लिम्फ ऊपर असेंड नहीं कर पाएगा, ध्यान समझिएगा, तो ऐसे कंडीशन में लिम्फ नोड में लिम्फ रुकना स्टार्ट हो जाएगा। और जब लिम्फ रुकेगा तो उसको वैसे क्या आएगी? स्वेलिंग आएगी। पैर क्या करेगा? स्वेल कर जाएगा। कौन सा पैर? केवल उस वाले लिम्फ में अफेक्शन आएगा जिसपे फीमेल क्यूलेक्स ने बाइट किया था, क्योंकि लिम्फ नोड उसी का प्रभावित हुआ है। अच्छा कुछ समय बाद अभी जब लिम्फ नोड ये ब्लॉक किया हुआ तो फ्लूइड इसमें और भरता जाएगा, ये और स्वेल कर जाएगा। फ्लूइड इसमें और भरता जाएगा, ये और स्वेल कर जाएगा। फ्लूइड इसमें और भरता जाएगा, ये और स्वेल कर जाएगा। तो इसका जो फुट होगा लाइक लेग ऑफ एलिफेंट। ये एलिफेंट के पैर जैसा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए इसको लोग बोलते हैं एलिफेंटिएसिस। क्या बोलते हैं इसको? एलिफेंटिएसिस। हेंस इट इज कॉल्ड एज, इसीलिए हम लोग बोलते हैं हेंस इट इज कॉल्ड एज एलिफेंटिएसिस।
पक्का ना, टेस्को एलिफेंटिसिस बोलते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये पूछता है कि सर क्या अगर फीमेल मॉस्किटो क्यूलेक्स मॉस्किटो अगर हाथ में बाइट कर लेगी तो क्या हाथ में स्वेलिंग नहीं हो जाएगी? क्यों नहीं होगी? सीधी सी बात है, होनी चाहिए। लेकिन हाथ में क्या होता है, अच्छा पैर को देखो, पैर जो होता है वो ग्रेविटी की तरफ है, मतलब कि पैर से हार्ट तक ब्लड पहुंचने में ज़्यादा समय और ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि हाथ जो होता है वो हार्ट के नज़दीक है। तो ऐसे कंडीशन में हार्ट से लिम्फ आसानी से थोड़ा जा पाएगा, किसकी तुलना में? पैर की तुलना में। तो ऐसे में हाथ में स्वेलिंग कम आएगी पैर की तुलना में। तो फाइलेरिया हाथ में भी होता है, ऐसे नहीं केवल पैर में भी होता है, लेकिन पैर वाला फाइलेरिया ज़्यादा विजिबल होता है और ज़्यादा देखने में आता है। उसकी एक वजह और भी होती है, जो क्यूलेक्स मॉस्किटो होती है वो ज़्यादातर पैरों में ही काटती है, नीचे ही काटते हैं, वो ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ते। जैसे एडीज है, क्यूलेक्स है, ये दोनों ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ते हैं ये, तो ये आपके लोअर लिम्ब के नीचे ही ज़्यादा बाइट करते हैं आपको, और दिन में यूजुअली बाइट कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या करेंगे, आपको ये फाइलेरिया कॉज करते हैं। फाइलेरिया का साइट ऑफ एक्शन क्या होगा? तो इसका जो माइक्रोफाइलेरिया लार्वा होगा, द पैथोलॉजी, इसका जो इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ Wuchereria इज इट्स नाम है माइक्रोफाइलेरिया लार्वा विच या सीधे हम लिख दे रहे हैं, देखो ये इसका इन्फेक्टिव स्टेज हो गया, और माइक्रोफाइलेरिया किस में होगा? इन सलाइवा ऑफ इन्फेक्टेड क्यूलेक्स मॉस्किटो। मेल की फीमेल हमेशा मच्छरनियां काटेंगे, ध्यान रखिएगा। तो कैसा होगा ये? फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो होगी। कैसी होगी ये? फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। बात समझ आ गया? और ये जो माइक्रोफाइलेरिया लार्वा है वो आपकी बॉडी में फीमेल मॉस्किटो के बाइट करने से पहले ब्लड में एंट्री करेगा, और ब्लड से फिर कहाँ चला जाएगा? लिम्फ नोड में। हम उसकी दिखा दे रहे हैं साइकिल। फिर क्या होगा, इसके बाद क्या होगा? अब जो माइक्रोफाइलेरिया लार्वा है, इसे हम लिखिएगा उठाएंगे आगे ना, तो जो माइक्रोफाइलेरिया लार्वा है ये एंटर कर जाएगा, एंटर इनटू लिम्फ वेसल्स ऑफ अफेक्टेड या ऑफ द ऑर्गन, या सीधे हम लिम्ब लिख दे रहे हैं, ऑफ द लोअर लिम्ब। तो बाय बाइट ऑफ फीमेल क्यूलेक्स एंट्री कर गया, और जब ये एंट्री कर जाएगा तो ये क्या करेगा? लिम्फ नोड को ब्लॉक कर देगा। इट ब्लॉक्स द लिम्फ नोड। इट ट्रैप इनटू adjacent lymph node and blocks it ठीक ना। तो एडजेसेंट लिम्फ नोड में एंट्री कर जाएगा, उसे क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा। और जब ये ब्लॉक कर जाएगा तो लिम्फेटिक सर्कुलेशन क्या कर जाएगा? ब्लॉक। तो लिम्फेटिक सर्कुलेशन ऑफ दैट लिम्स ब्लॉक लीड टू, क्या करेगा ये? लीड टू स्वेलिंग ऑफ अफेक्टेड लिम्ब। देखो, और ये कैसे दिखाई देगा? लुक लाइक लेग ऑफ एलिफेंट। ये हमको एलिफेंट के पैर से दिखाई देगा, इसलिए ऑल्सो कॉल्ड एज, इसीलिए हम इसको बोलेंगे हेंस ऑल्सो कॉल्ड एज एलिफेंटिएसिस। एलिफेंटिएसिस बड़ा समझ में आ गया। तो इसका जो मुख्य साइट ऑफ एक्शन होगा वो क्या होगा? लिम्फ नोड ऑफ द अफेक्टेड ऑर्गन। तो ये अफेक्टेड ऑर्गन के लिम्फ नोड पे क्या करेगा? एक्ट करेगा, उसको ब्लॉक कर देगा, उसमें अपनी ग्रोथ करेगा, वहीं पे अपना अडल्ट बन जाएगा ये। तो ये क्या करेगा? उसको जब ब्लॉक करेगा तो लिम्फेटिक चैनल क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा, और इसकी वजह से जो अफेक्टेड ऑर्गन होगा वो क्या हो जाएगा? आपका स्वेल कर जाएगा। तो साइन एंड सिम्टम क्या आएंगे? बताओ, साइन एंड सिम्टम क्या आएगा? तो साइन एंड सिम्टम्स जो होंगे, सबसे पहला साइन एंड सिम्टम होगा फीवर। देखो इसका साइन एंड सिम्टम्स क्या होगा?
तो पहला साइन एंड सिम्टम होगा फीवर एंड स्वेलिंग ऑफ अफेक्टेड लिम्ब। मोस्टली कौन सा लिम्ब? लोअर लिम्ब। तो इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे? तो सबसे पहला साइन एंड सिम्टम होगा फीवर, ठीक। दूसरा साइन एंड सिम्टम होगा स्वेलिंग ऑफ अफेक्टेड लिम्ब। मोस्टली कौन सा? मोस्टली लोअर लिम्ब। पक्का? अच्छा, दूसरी बात क्या होगा? समटाइम्स genitalia ऑल्सो अफेक्टेड, है ना। यूजुअली आपने स्टार्टिंग फोटो देखा होगा, एक पर्सन का पैर स्वेल किया हुआ है और उसका स्क्रूटम भी क्या किया हुआ? स्वेल किया हुआ है। स्वेलिंग ऑफ स्क्रूटम या फिर वुल्वा। अगर वो फीमेल है, फीमेल केस में वुल्वा, और मेल केस में क्या हो जाएगा? उसका स्क्रूटम स्वेल कर जाएगा, इनलार्ज कर जाएगा, और इट मे लीड टू ग्रॉस डिफॉर्मिटी ऑफ अफेक्टेड ऑर्गन। तो जिस ऑर्गन में इसका अफेक्शन हुआ है, प्रभावित हुआ ऑर्गन, वो डिफॉर्म भी हो सकता है, डिफॉर्मिटी हो सकती है, वो स्वेल करके फिर उसमें रप्चर्स हो सकते हैं, वो डिफॉर्म हो सकता है, डिफॉर्मिटी भी आ सकती है। ये बेटा इसका क्या हो जाएगा? आपका फाइलेरिया। बात समझ आ गया ना। और फाइलेरिया का प्रॉपर ट्रीटमेंट है हम लोग पास। इसका कोई स्पेशल डिटेक्शन टेस्ट नहीं होता है, वो माइक्रोब टेस्ट ही कहते हैं। लिम्फ को लेकर के हम उसको माइक्रोस्कोपिक जब एग्जामिनेशन करते हैं तो हम लोग को ये लार्वा दिख जाता है, जैसे ये पता चलता है कि ये पर्सन जो है फाइलेरिया से ग्रसित है। सिम्टम बहुत ही स्लो रिकर करते हैं, बहुत धीरे धीरे बॉडी में आते हैं। तो हेलमेन डिसऑर्डर में हम लोगों ने दो पढ़ा, एक एस्केरियासिस, मैंने पिछली क्लास में उसकी लाइफ साइकिल भी बताया था आपको, और दूसरा जो मैंने आपको बताया है वो क्या है इसमें? फाइलेरिया। बड़ा समझ में आ गया ना। अच्छा, एस्केरियासिस और फाइलेरिया के बाद जो चौथा सेक्शन हम लोग के पास है वो है हमारे पास है फंगल डिजीज। तो चौथा सेक्शन हमारे पास है फंगल डिजीजेज। और फंगल डिजीजेज में जो हम लोग को पढ़ना है, केवल एक ही पढ़ना, उसका नाम है रिंगवॉर्म। डिजीज का नाम क्या हो गया? रिंगवॉर्म। तो रिंगवॉर्म में ध्यान रखिएगा, नॉट कॉज्ड बाय राउंड वॉर्म। ये राउंड वॉर्म से कॉज नहीं, तो जैसा कि लिखा ना रिंग वॉर्म, ये तो राउंड वॉर्म से कॉज नहीं होता, बट अपीयर लाइक, लेकिन लगता है, बट इट्स अपीयरेंस इज रिंग लाइक। मतलब इसकी जो डिजीज होती है, जो स्किन डिजीज होती है, उसमें इसका जो फैलाव होता है ना, वो रिंग जैसे शेप में होता है, देखो इस तरह से, और इसी शेप में फिर बढ़ता भी जाएगा आगे। इसकी साइज जो होती है इसी शेप में ये बढ़ता जाएगा ऐसे, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं रिंग वॉर्म, है ना। डिजीज का नाम क्या? रिंग वॉर्म। ये राउंड वॉर्म से कॉज नहीं, या किसी वॉर्म से कॉज नहीं होता, इट इज कॉज बाय द फंजाई, नॉट बाय एनी रिंग लाइक ऑर्गेनिज्म। तो नॉट कॉज बाय द राउंड वॉर्म, बट इट्स अपीयरेंस इज रिंग लाइक। इसका अपीयरेंस कैसा होता है? रिंग लाइक। हेंस टर्म्ड एज क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं हम लोग रिंग वॉर्म, इसलिए हम लोग उसको रिंग वॉर्म कहते हैं। बात समझ में आ गया। इसका कॉजेटिव एजेंट क्या होगा? इसका कॉजेटिव एजेंट क्या होगा बेटा? देखो, इसका जो कॉजेटिव एजेंट होगा वो होगा बाय 3 जनरा ऑफ फंजाई। फंजाई की 3 मेन जनरा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। बाकी बहुत सारे तरीके को हो सकते हैं, लेकिन 3 जनरा हम लोग को याद करना है। तो एक का नाम है माइक्रोस्पोरम, ठीक है, ट्राइकोफाइटॉन, और तीसरा हो जाएगा हमारे पास एपिडर्मोफाइटॉन, ठीक ना। तो ये जो माइक्रोस्पोरम होता है, ये मेनली इफेक्ट करता है रिंग वर्म ऑफ, ये कॉज करेगा रिंग वर्म ऑफ, मेनली ये कॉज करता है स्कैल्प समझो, हेड, है ना। स्कैल्प मतलब होता है हेड, तो ये कॉज करता है स्किन प्लस हेड मतलब स्कैल्प, है ना, स्कैल्प।
हेड की स्किन को स्कैल्प बोलते हैं इसलिए, तो स्किन प्लस हेड को कॉज करता है। जबकि ट्राइकोफाइटोन जो होता है इसका अफेक्शन जो होता है ये स्किन को भी होगा, ये हेड पे भी उसका मिल सकता है आपको, और नेल जो नाखून होते हैं उसमें भी फंगस लगते हैं, और ये फंगस किसके होते हैं? ट्राइकोफाइटोन के होते हैं। लेकिन जो एपिडर्मोफाइटोन होता है ये केवल अफेक्ट करता है स्किन को और प्लस नेल को, स्किन और नेल, ये हेड पे इसका नहीं होता है। तो देखो स्किन तो सब पे कॉमन है, स्किन तो सब पे कॉमन है, लेकिन यहाँ पे स्पेशली हेड में आएगा, यहाँ पे हेड प्लस नेल दोनों में आएगा, और यहाँ पे केवल नेल में आएगा, स्किन के साथ नेल में आएगा। समझ आया? तो माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन, ये तीन मेन फंजाई की जीनस हैं जो रिंग वर्म कॉज करते हैं अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी। अच्छा, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा? मोड ऑफ ट्रांसमिशन, तो ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा बताओ? बाय, अगर किसी पर्सन को ऑलरेडी रिंग वर्म है तो उसके क्लोज कांटेक्ट में आने से, या फिर मिट्टी से भी, बहुत तेजी से हम पहलवानी कर रहे हैं, खूब पसीना हुआ और खूब अपने शरीर पे मिट्टी पोत रहे हैं, तो उस मिट्टी से भी हमको क्या से रिंग वर्म हो सकता है। या हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं और हम लोग क्या करते हैं, बहुत थक गए और जमीन पे लेट गए, तो उससे हमारी गर्दन पर जो मिट्टी लगेगी उस मिट्टी से भी आपको रिंग वर्म हो सकता है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा? बाय सॉइल। तो एक तो मेन इसका होगा बाय सॉइल, एक तो होगा मिट्टी से, और दूसरा होगा मान लो मुझे रिंग वर्म है, मेरी गर्दन पर रिंग वर्म है और मैंने एकदम नई शर्ट खरीदी मान लीजिए, ठीक है, और आपको मेरी शर्ट बहुत पसंद है और आपको अगले दिन पार्टी में जानी है, और आपने देखा कि मैं ऑलरेडी वो 2 शर्ट पहन के घूम चुका हूँ और मुझे पसीना भी बहुत होता है, मुझे पसीना भी हो रखा है, तो जो रिंग वर्म का जो स्पोर्स होगा वो मेरी शर्ट के कॉलर पे ऑलरेडी लगा हुआ है। अब आपने अगले दिन जाना है पार्टी में और आपने मुझसे कहा कि सर ऐसा करो ना, अपनी शर्ट दे दो मुझे। अक्सर दोस्तों में ऐसा होता है जो आपके हॉस्टल में रहते हैं या आपके रूममेट्स जो होते हैं, अक्सर ऐसा हो जाता है। अब ऐसे भी एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि अपना कपड़ा या अपनी चीज़ें कम पसंद आती हैं और अपने दोस्त की चीज़ें आपको ज़्यादा पसंद आती हैं, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। भाइयों के साथ भी ऐसे ही होता है, अपने भाई की चीज़ आपको ज़्यादा पसंद आती है। तो एग्जैक्टली अगर यहाँ मान लीजिए मुझे रिंग वर्म हो रखा है और यहाँ पर उसके स्पोर्स लगे हो सकते हैं, और आपने कहा कि सर प्लीज़ हमको अपना शर्ट दे दो, आज मुझे पार्टी में जाना, बहुत ज़रूरी पार्टी है, उसको अटेंड कर लें। हमने कहा देखो भैया हम 2 दिन से इसको पहन रहे, भी धुले नहीं। अरे सर हटाओ ना, धुलने से क्या होगा, मैं भी पहन लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा ले जाओ, फिर तुम्हारे ऊपर है। अब आप ले गए, उस शर्ट को आपने पहना, ह्यूमिडिटी थोड़ी ज़्यादा थी, गर्मी आपको हुआ, पसीना आपको हुआ, स्पोर को आपके स्किन फोल्ड पर ग्रो करने का मौका मिला। अब यहाँ पर जो पर्सन कॉन्टामिनेटेड था, इन्फेक्टेड था, उस इन्फेक्टेड पर्सन के क्लॉथ को, शर्ट को पहनने से आपको इन्फेक्शन हुआ। अगले दिन आपको भी यहाँ पे रैसेस बनने स्टार्ट होंगे, 2 से 4 दिन के अंदर रैसेस आपको अपीयर होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन में क्या होगा? अच्छा, यही बात जब हम अपने शर्ट पे लागू होती है तो एक ही घर में एक ही कंघी से कई लोग अपने बाल सही करते हैं। अगर किसी पर्सन को हेड का, स्कैल्प का, माइक्रोस्पोरम का इन्फेक्शन है, तो अगर उसके सर में रिंग वर्म हो रखा है तो जब उस कंघे से वो उसको सही करेगा, यूजुअली ऑयल का यूज करते के साथ उसको यूज करेगा, तो उस कंघे में उसके स्पोर्स होंगे। तो वो स्पोर्स भी जो होंगे, जब कोई दूसरा पर्सन उसी घर का उसे इस्तेमाल करेगा उस कंघे को, तो उसके में भी जा सकता है। एग्जैक्टली यही बात टॉवेल पे भी लागू होती है। तौलिया जो हम इस्तेमाल करते हैं नहाते समय, अगर किसी को रिंग वर्म है तो दूसरे को भी होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा? तो पहली बात बाय सॉइल, पर तो याद रखो मिट्टी से सबसे तेज शुरुआत यहीं से होगी। अच्छा, इसके बाद बाय कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक ना। अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड है और मान लीजिए उसके इस हाथ पर यहाँ पर रिंग वर्म हो रखा है और आप उससे बार बार हाथ मिलाते हैं या उसके बॉडी को टच करते हैं या एकदम चिपक के उससे सोते हैं, तो ऐसे कंडीशन में भी आपको ये हो सकता है। तो स्किन कॉन्टैक्ट से, किससे होगा? स्किन कॉन्टैक्ट से होगा, या बाय शेयरिंग क्या क्या बेटा बोलो? क्लॉथ, या फिर टॉवेल, या फिर क्या मैंने क्या बोला? कॉम्ब ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। समझ आ गया? अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन का क्लॉथ, टॉवेल या कॉम्ब अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको रिंग वर्म होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होगा बाय सॉइल से। याद रखिए, ये भूल जाते हैं आप लोग। बाय सॉइल से, बाय कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, मेनली स्किन कॉन्टैक्ट होना चाहिए। और तीसरा होगा बाय शेयरिंग द क्लॉथ, टॉवेल एंड कॉम्ब ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन। आखिर ये ग्रो करता कैसे है?
इस सबको रिंग वर्म का इन्फेक्शन क्यों नहीं हो जा रहा है, केवल जिसको ज़्यादा पसीना हो रहा है या ज़्यादा ग्रॉइंस रीजन में ही क्यों हो रहा है, ये समझिएगा। देखो फंजाई जो होती है, हमारी जो स्किन होती है, हमारी जो स्किन है, इस स्किन के ऊपर की लेयर कैसी होती है, डेड लेयर होती है ना। मैंने आपको बताया था 5 लेयर होती है हमारी एपिडर्मिस में, फॉर्मूला था काजल, लव्स, ग्रेटली, सुरेंद्र मोहन। तो सबसे बाहर की लेयर को बोलते हैं स्ट्रोटम कॉर्नियम, स्ट्रोटम कॉर्नियम। और स्ट्रोटम कॉर्नियम की लेयर जो होती है, स्ट्रोटम कॉर्नियम की लेयर जो होती है, ये डेड लेयर होती है। इसमें केराटिन प्रोटीन होता है, ये वाटर प्रूफ और डेड लेयर होती है। तो कोई भी फंजाई हो, बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, वो सीधे आपकी स्किन में एंटर नहीं कर सकता। उसको स्किन में एंटर करने के लिए 2-3 तरीके अडॉप्ट करने पड़ेंगे। या तो किसी वेक्टर की बॉडी में घुस जाए और वेक्टर आपकी स्किन को पियर्स कर दे, जैसे कुत्ते के काटने से, बंदर काटने से, या मच्छरनी के काटने से, या रेड फ्ली के काटने से, तो उसने इस बाउंड्री को छेद के अंदर पहुंचा दिया ना उसे। या दूसरा तरीका है कि पसीना इतना हो कि ये स्किन की बाउंड्री गल जाए, ऊपर कैसे एकदम नरम पड़ जाए, नम पड़ जाए, और जब ये नम पड़ जाएगा तो इसको दूसरी लेयर तो आपकी लाइव लेयर है, तो वहां पे वो बैक्टीरिया या वायरस या फंगस ग्रो कर सकता है। बात समझा? या फिर किन्हीं वजहों से आपकी स्किन खुरच जाए, चोट लग जाए आपको, जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते चोट लग जाती है, और वहां पे अगर हम लोग डिटॉल या कुछ ऐसा एंटीसेप्टिक ना लगाए तो वो क्या होगा, वहां बैक्टीरिया या कुछ ग्रो करके वापस पड़ जाएगा आपका। मेरी बात समझ रहे? तो स्किन की जो बाउंड्री, वो कैसी बाउंड्री बेटा, डेड लेयर है। और इस डेड लेयर को क्रॉस करने के लिए या तो पसीने से उसको मॉइस्ट करना होगा, या तो उसको छिल देना होगा, या तो कोई किसी वेक्टर उसके अंदर एंटर करना चाहेगा। तो अलग अलग पर्सन अपना अलग अलग तरीका बना रखे हैं। तो यहां पर क्या किया इसने, फंगल डिजीज वाले में क्या किया कि ये जो कोई पर्सन है, थोड़ा ध्यान से देखो, ये जो पर्सन है, इस पर्सन के अगर इसको पसीना होता होगा तो इसके किस पार्ट में पसीना ज्यादा रुकेगा? एक, उसके गर्दन के आसपास, यहां पसीना ज्यादा रुकेगा किसी पर्सन के। और कहां रुकेगा बेटा? उसके ग्रॉइंस रीजन में, यहां पसीना ज्यादा टिकेगा आपका। और कहां टिकेगा? उसके एक्सिला रीजन में। और जहां पे वो बेल्ट बांधता है, जहां पे उसकी कमर बेल्ट बांधता है, इस वाले रीजन पे उसको पसीना ज्यादा रुकने की संभावना होगी। और ये सारी जगह स्किन फोल्ड की, जहां स्किन क्या कर रही है, फोल्ड कर रही है। और जब स्किन फोल्ड कर रही होगी, प्लस पसीना है, हीट है, मॉइस्चर है, तो यहां पे 3 चीजें हैं, हीट है, मॉइस्चर है, गर्मी है, साथ में नमी बहुत ज्यादा है, और प्लस कैसा है, स्किन फोल्ड है, स्किन फोल्ड है। ये तीनों कंडीशन, चाहे यहां का हो चाहे यहां, चाहे तीनों कंडीशन, ये क्या करेगा आपका जो फंजाई होगा, फंजाई easily grow in these sites, क्योंकि वहां हीट भी है, मॉइस्चर भी, और स्किन फोल्ड। तो जहां पे स्किन फोल्ड कर रही है, जहां पे मॉइस्चर मतलब पसीना बहुत ज्यादा हो रहा है और गर्माहट भी बनी हुई है, वहां पे फंगस के ग्रो करने की संभावना बढ़ जाएगी। चाहे वो ग्रॉइंस का रीजन हो, चाहे वो आपका वेस्ट का रीजन हो, चाहे वो आपका किसका रीजन हो, चाहे वो एक्सिला का रीजन हो, एक्सिला आर्मपिट का रीजन हो, या फिर वो सर्वाइकल रीजन, नेक का रीजन हो, इन चारों जगहों पर रिंग वर्म होने की संभावना बढ़ जाती है। तो एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि फंजाई की ग्रोथ को कौन स्टिमुलेट करता है या कौन हेल्प करता है, तो हीट, मॉइस्चर एंड स्किन फोल्ड, इन जगहों फंजाई ग्रोथ क्या होगी, तेज होगी। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है फंगल डिजीज में कि सर इसका साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे, साइन एंड सिम्टम्स क्या होगा? सबको पता है, तो ड्राई एंड स्केली लेजन्स, उभार कैसे होंगे, एकदम ड्राई होंगे और स्केली, उसको खुरचने पर उसमें पपड़ी जैसा छूटेगा। लेकिन एक बार इचिंग स्टार्ट हुई ना, तो फिर लंबे समय तक खुजलाते रहिए, आपको बहुत मजा आता रहेगा ना। तो ड्राई है, स्केली लेजन्स होंगे, और एक ऐसा हो जाएगा इंटेंस इचिंग, ये देखो इंटेंस इचिंग एंड बर्निंग आफ्टर इचिंग। तो पहले खुजलाने में बहुत मजा आएगा, अब खुजलाने के बाद वहां पे खूब भयंकर जलन होगी। और इसका फैलाव कैसा होता है, रिंग लाइक शेप में, जैसे एक शेप फिर बना, फिर थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, फिर लगातार ये फैलता जाएगा ना, तो इसका शेप जो होगा लगातार बढ़ता जाएगा। समझ में आ गया? तो ड्राई और स्केली लेजन्स होंगे, इंटेंस इचिंग होगी, और बर्निंग आफ्टर द इचिंग बहुत ज्यादा होती है। दिस इज द फंगल डिजीज में आपका रिंग वर्म। अच्छा, रिंग वर्म के बाद कुछ फंगस जो और होते हैं वो भी रिंग वर्म लाइक सिम्टम्स क्रिएट करते हैं, इचिंग, बर्निंग कॉज करते हैं। उनके नाम जरा देखिए, सम अदर फंजाई देखिए विच कॉजेज द स्किन डिजीज। देखो बेटा, सम अदर फंजाई
विच कॉजेज स्किन डिजीज। ठीक बेटा, क्या क्या हो सकता है इसमें, कौन कौन से फंगस स्किन डिजीज कॉज करते हैं। जैसे हमारे पास है टीनिया, टीनिया का स्पेलिंग TIN, TAE नहीं, ये वाला टीनिया नहीं है, ये हेलमिंथ है, ये TINE है ना। तो टीनिया, टीनिया क्रूइज, जो टीनिया क्रूइज होता है ये कॉज करता है रिंगवॉर्म ऑफ स्पेशली स्कैल्प, मतलब हेड। तो सर में जो आपका होगा टीनिया क्रूइज कॉज करेगा। ठीक है, एक होता है टीनिया बार्बी, BARBAE, ये होता है रिंगवॉर्म ऑफ द बियर्ड, दाढ़ी पे, है ना। और किसी पर्सन को दाढ़ी पे रिंगवॉर्म निकल रहा है तो टीनिया बार्बी से यूजुअली होता है। वैसे एक होता है आपका टीनिया पेडिस, और टीनिया पेडिस कॉज करता है रिंगवॉर्म ऑफ द फुट। इसी को हम लोग एथलेटिक फुट डिजीज भी कहते हैं, एथलेटिक फुट डिजीज भी, इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो टीनिया क्रूइस है, टीनिया बार्बी है जो आपको ये कॉज करते हैं। अच्छा, एक होता है आपका टीनिया कैपिटिस, और टीनिया कैपिटिस कॉज रिंगवॉर्म ऑफ द, अच्छा ये गलत है, स्कैल्प नहीं, रिंगवॉर्म ऑफ द ग्रोइन एंड पेरिनियम। ये क्या होता है, पेरिनियम क्या होता है, एनस के आसपास, एनस और स्क्रोटम या वुल्वा के आसपास का एरिया पेरिनियम कहलाता है। और ग्रोइन जानते हैं, जांग के बीच का हिस्सा, जैसे ये किसी पर्सन का पैर का हिस्सा है तो पैर का जो जांग का हिस्सा होगा बीच वाला, ये वाला, इसे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रोइन रीजन। तो इसका जो इन्फेक्शन होगा, जो टीनिया क्रूइस है, टीनिया क्रूइस जो है ये रिंगवॉर्म ऑफ द ग्रोइन एंड पेरिनियम, और टीनिया कैपिटिस जो होता है रिंगवॉर्म ऑफ द स्कैल्प, सर पे जो रिंगवॉर्म होता है उसकी वजह एक टीनिया कैपिटिस भी होती है। समझ में आ गया बेटा। तो यहाँ पर 4 और याद कर लो, एनसीईआरटी में नहीं दिया, एनसीईआरटी में केवल 3 दिया हुआ।